हेलो गाइस एंड वेलकम टू ट्रिपल ई आई क्यू। और यहाँ से भाई हम लोग अपने लास्ट वाले सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 80 तक कवर कर लेंगे आज। और इस एमसीक्यूज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे अगेन हम लोग पीछे वाले लेक्चर से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। और अगेन यहाँ पे मैं एक दो और कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, उसके बाद फिर हम लोग एमसीक्यूज को स्टार्ट कर देंगे। लास्ट वाले सेशन में हम लोग 3 फेज सिस्टम के अंदर काम कर रहे थे और 3 फेज सिस्टम के अंदर कैसे हम लोग वॉट मीटर को यूज करके 3 फेज सिस्टम का ओवरऑल हम लोग पावर मेजर कर रहे थे। और मैंने वहां पे आपको 2 तरीके का मेथड बताया था। एक था 3 वॉट मीटर मेथड, जहां पे हम लोग 3 वॉट मीटर यूज कर रहे थे, और दूसरा था आपका 2 वॉट मीटर मेथड। तो हम लोग सबसे ज्यादा जो है 2 वॉट मीटर वाले मेथड को यूज करते हैं। ओके, 2 वॉट मीटर मेथड। और हम लोग को ये भी पता है भाई, ये जो आपका वॉट मीटर रीड करके दे रहा था वो आपको एक्चुअल पावर या फिर कहिए ट्रू पावर आपको मेजर करके दे रहा था। ट्रू पावर कहने का मतलब एक्टिव पावर एक तरीके से मेजर करके दे रहा था। तो अभी अगर हम लोग यहाँ पे अगेन 2 वॉट मीटर वाले मेथड को फिर से एक बार रिवाइज करें, यानी 2 वॉट मीटर यूज कर रहे थे, तो जो सबसे पहला वॉट मीटर था W1, इसका रीडिंग था आपका VL IL cos, यहाँ पे था आपका 30+5। ओके, और दूसरा था भाई W2 जिसको बोल रहे थे, ये था आपका VL IL cos 30-5। ठीक है, ये हम लोग का 2 रीडिंग मिला था। हम लोगों ने यहाँ पे कंडीशन डाला हुआ था कि ये जो रीडिंग दे रहा है ये लैगिंग पावर फैक्टर के लिए था आपका। ओके, यानी लोड जो आपने लिया हुआ है वो एक तरीके से RL लोड होगा। और यहाँ पे हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा था, जैसे अगर हम लोग फाई के वैल्यू को, यहाँ पे अगर फाई के वैल्यू को भाई पहले अगर 0 रखें तो सीधी सी बात है आपका ये क्या हो जाएगा VL IL cos 30, और ये भी हो जाएगा VL IL cos 30, यानी दोनों वॉट मीटर जो है आपको सेम पॉजिटिव रीडिंग देगा और दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बराबर होगा। क्लियर हो गया? देख रहे हैं आप, ये जो फर्स्ट पॉइंट था आपका यहाँ पे, इसको मैं मिटा देता हूं। ओवरऑल हम लोग यहाँ पे रिवीजन करेंगे, उसका फिर पैरेलली एमसीक्यूज को करते चले जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हेन द पावर फैक्टर इज यूनिटी मींस फाई इक्वल टू 0, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, W2 भी आपका यही आएगा, W1 भी आपका यही आएगा, यानी दोनों जो है आपका वॉट मीटर इक्वल एंड पॉजिटिव रीडिंग देगा। कॉस मतलब फाई की जगह 60 डाल रहे हैं, मतलब क्या पावर फैक्टर हमारा 0.5, तो इसमें देख रहे हैं आप W2 ओवरऑल क्या कर रहा है, पूरा पावर मेजर करके देगा, क्योंकि सेकंड वाले में यहाँ पे क्या हो जाएगा 30+, यहाँ पे 5 की जगह 60 डाल 90 हो जाएगा, तो cos 90 0, यानी ये 0 दे देगा। तो वही बोल रहा है हेंस द टोटल पावर इज मेजर्ड बाय द वॉट मीटर 2 इज अलोन। ठीक है, W1 का रीडिंग 0 हो जाएगा। उसी तरीके से मैंने आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी बताया हुआ था। ओके, तो इसको आप दिमाग में रख करके चलिएगा। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं भाई। अभी जो आपने कॉन्सेप्ट सीखा है ना, ये है आपका एक्टिव पावर कैसे मेजर किया जाए 3 फेज सिस्टम के लिए, उसके लिए था आपका 3 वॉट मीटर मेथड, 2 वॉट मीटर मेथड। अब थोड़ा सा हम लोग रिएक्टिव पावर के ऊपर बात करते हैं कि अगर 3 फेज सिस्टम में मुझे रिएक्टिव पावर मेजर करना हो तो उसके लिए हम लोग कैसे करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिएक्टिव पावर विथ 2 वॉट मीटर मेथड कैसे मेजर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, हम लोगों ने लास्ट वाले लेक्चर में भाई 2 चीज निकाला था। एक तो था W2 प्लस W1 किया था, तो इसका ओवरऑल वैल्यू क्या आया था, √3 VL IL cos 5 था। यहाँ पे रिवाइज कीजिए आप एक बार। और उसी तरीके से हम लोगों ने जब इसका डिफरेंस निकाला था, है ना, W2 माइनस W1, तो ये आया था आपका VL IL sin 5। क्लियर हो गया? तो ये आप देख रहे हैं cos 5 जहां पे लग गया, मतलब कि एक्टिव पावर से रिलेटेड है ये, और ये VL IL sin 5 जो है मेरा ये रिएक्टिव पावर से रिलेटेड है। तो यहां पे हम लोग इस इक्वेशन को यूज कर रहे हैं। देखिए क्या बोल रहा है, द रिएक्टिव पावर इन अ 3 फेज बैलेंस्ड लोड कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द रीडिंग ऑफ द 2 वॉट मीटर मेथड। तो यहाँ पे लिख रहा है W2 माइनस W1 का जो हम लोगों ने डिफरेंस लिया था लास्ट वाले लेक्चर में, ये था हम लोग का VL IL sin 5।
अब सेकंड स्टेप में क्या कर रहा है, दोनों साइड ये मल्टीप्लाई कर रहा है √3 से, ठीक है, RHS में भी और LHS में भी। तो इधर √3 मल्टीप्लाई हो गया और इधर भी आपका √3 मल्टीप्लाई हो गया। और हम लोग को पता है भाई, जो ओवरऑल जो पावर होता है थ्री फेज सिस्टम में, फिर चाहे स्टार कनेक्टेड हो या फिर डेल्टा कनेक्टेड हो, एक्टिव पावर का फॉर्मूला मैंने आपको ड्राइव करवाया था, ये था आपका √3, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, लाइन वोल्टेज और लाइन करंट, और यहाँ पे था आपका cos फाई। और इसी तरीके से जो रिएक्टिव पावर होगा थ्री फेज सिस्टम का, फिर चाहे स्टार या फिर डेल्टा हो, ये भी आपका √3 VL IL sin फाई होता है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे √3 दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ओवरऑल देखिए क्या आ गया, जो भी आपका वॉट मीटर का रीडिंग होगा, ठीक है, W2 आपको कुछ बताएगा, W1 कुछ बताएगा, और ये भी हम लोगों ने जिक्र किया था भाई लास्ट वाले लेक्चर में कि W2 का जो वैल्यू होता है वो बड़ा होता है एज कम्पेयर टू W1, है ना, इसलिए W2 से हम लोग W1 को माइनस कर रहे हैं, फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ओवरऑल आपका W2 कुछ देगा रीडिंग, है ना, W1 कुछ रीडिंग देगा, तो इनका डिफरेंस जो भी आएगा उसको क्या करेंगे, ओवरऑल √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये किसके बराबर दे देगा आपको, √3 VL IL sin फाई। और ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको रिएक्टिव पावर बोलते हैं भाई, ठीक है। तो हम लोग सीधे सीधे यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरीके से, 2 वॉट मीटर मेथड में मेरा जो रिएक्टिव पावर होगा, इसके जगह मैं लिख सकता हूं डायरेक्ट √3 इंटू W2 माइनस W1। क्लियर हो गया, जो भी वैल्यू आएगा वही आपका उस सिस्टम का रिएक्टिव पावर हो जाएगा। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, ओके। तो रिएक्टिव पावर इक्वल टू √3 W2 माइनस W1, और इसका यूनिट दिया हुआ है। अब हम लोग आते हैं एक और न्यू मेथड पे, ये है आपका रिएक्टिव पावर विथ 1 वॉट मीटर। अब यहाँ पे थोड़ा सा याद कीजिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था भाई कि थ्री फेज सिस्टम में हम लोग 1 वॉट मीटर का यूज करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, थ्री फेज सिस्टम का पावर बता सकते हैं, है ना। लेकिन उसके लिए कंडीशन था कि बैलेंस लोड होना चाहिए, है ना। तो 1 वॉट मीटर जो भी आपको रीड करके देगा उसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ओवरऑल मेरे को टोटल पावर मिल जाएगा। तो यहाँ पे वही है कि 1 वॉट मीटर मेथड है, इसका मतलब क्या, ये ओवरऑल पूरा बैलेंस के लिए होगा। तो वही बोलता है इफ द थ्री फेज लोड इज बैलेंस्ड ऑलरेडी बताया था, सारे लाइन में जो करंट होगा बराबर होगा, जो लोड होगा उसका जो इंपेडेंस होगा, जो पावर फैक्टर होगा वो बराबर होगा, ठीक है। तो बोलता है अगर लोड मेरा बैलेंस होगा, देन द रिएक्टिव पावर ड्रॉन बाय द लोड कैन बी डिटरमाइंड बाय द यूजिंग अ सिंगल वॉट मीटर। फॉर दिस पर्पस द करंट कॉइल ऑफ द वॉट मीटर इज कनेक्टेड इन वन लाइन एंड पोटेंशियल कॉइल इज कनेक्टेड अक्रॉस द अदर 2 लाइन, ठीक है। अब इस फिगर को समझिए क्या बोला इसने, ये है आपका वॉट मीटर। तो वॉट मीटर के करंट कॉइल को अगर आपने इस R वाले लाइन में कनेक्ट किया है, तो इसका जो पोटेंशियल कॉइल होगा, ठीक है, या फिर प्रेशर कॉइल जो होगा, ये बाकी के जो 2 बचे हुए हैं ना लाइन, उसमें कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसको Y से जोड़ दिया, इसको हम लोगों ने B से जोड़ दिया है। क्लियर हो गया। तो अब हम लोग प्रूफ करेंगे कि कैसे इस तरीके से कनेक्शन करने पे हम लोग को ओवरऑल इस पूरे सिस्टम का रिएक्टिव पावर मिलेगा। तो फेजर डायग्राम यहाँ पे बनाया गया है भाई। फेजर डायग्राम को समझने से पहले हम लोग यहाँ पे पहले बात करते हैं कि करंट कॉइल मेरे को क्या मेजर करके देगा और पोटेंशियल कॉइल एक तरीके से कौन सा वोल्टेज मेजर करके देगा। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है द करंट थ्रू द करंट कॉइल, मतलब इस कॉइल के अंदर कौन सा करंट फ्लो होगा, सीधी सी बात है IR। तो इसने IR लिख दिया, यानी करंट कॉइल मेरा IR करंट मेजर करके देगा। उसी तरीके से अगर हम लोग इस पोटेंशियल कॉइल की अगर बात करें, ये कौन सा वोल्टेज मेजर करके देगा, तो बोलता है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस पोटेंशियल कॉइल। सीधी सी बात है, इसके और इसके बीच में लगा हुआ है ना, तो ये लिख दिया यहाँ पे, यहाँ से लेके वोल्टेज ये वाला पूरा, ठीक है, ये वाला वोल्टेज। तो क्या हो जाएगा, ये लाइन वोल्टेज हो जाएगा VYB। क्लियर हो गया। और VYB का हम लोग को ऑलरेडी वैल्यू पता है, क्या हो जाएगा, VYB इक्वल टू VYN माइनस VBN। क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ का पोटेंशियल इस डायरेक्शन में होगा। क्लियर हो गया, इसने यहाँ पे लिख दिया है। तो अब हम लोग यहाँ पे ओवरऑल फेजर डायग्राम अगर देखें, और वही लिखा हुआ भाई टू ऑब्टेन YB, यानी ये पोटेंशियल यानी ये वोल्टेज अगर आपको चाहिए, तो सीधी सी बात है आपको क्या करना पड़ेगा, VYN और माइनस VBN का फेजर एक तरीके से लेना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए इसने क्या किया है, सबसे पहले तो इसने फेज वोल्टेजेस को दिखा दिया है, ये VRN हो गया, इसको रेफरेंस ले लिया, ये VBN हो गया आपका, और इधर 120 पे आपका VYN हो गया, ठीक है।
तो मेरा जो लाइन वोल्टेज है ये VYB, ये VYB क्या है, VYN माइनस, ठीक है, तो यहाँ पे VBN है तो इसका जस्ट अपोजिट लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अपना माइनस VBN। क्लियर हो गया। तो इसके पैरेलल ये वाला हो गया और इसके पैरेलल ये वाला हो गया, तो रिजल्टेंट मेरे को ये मिल गया। क्लियर है ना। और ओवरऑल इनके बीच में एंगल कितना हो जाए, और क्योंकि हम लोगों ने लैगिंग लोड लिया हुआ है तो सीधी सी बात है भाई, आपका फेज वोल्टेज है तो करंट क्या होगा, फेज करंट आपका फाई एंगल लैग करेगा। उसी तरीके से IR भी आपका इस वोल्टेज से लैग करेगा, ठीक है, और इस वोल्टेज के लिए ये वाला करंट आपका लैग करेगा। तो फेजर डायग्राम में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, ऑलरेडी ये सब हम लोगों ने डिटेल में बात किया हुआ है। अब हम लोग आते हैं आगे। नेक्स्ट पेज देखते हैं भाई, नेक्स्ट पेज कहाँ पे है इसका। एक मिनट, बुक देखना पड़ेगा भाई, कहाँ है इसका दूसरा पेज। अगर नहीं मिलता है तो ओवरऑल मेरे को यहाँ पे फिर से लिखना पड़ेगा। इसमें है नहीं भाई, कोई नहीं, थोड़ा सा है, 4 लाइन इसको मैं लिख देता हूँ यहीं पे। देखिए अब अगर हम लोग आगे इसको कंटिन्यू करें तो ओवरऑल क्योंकि ये सिंगल वॉट मीटर मेथड है तो जो आपका वॉट मीटर रीडिंग देगा वो क्या दे देगा, करंट कॉइल आपका करंट नाप के दे रहा है IR, जो वोल्टेज आपको ये मेजर करके दे रहा है ये है VYB, और पावर फैक्टर क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी सिंगल फेज सर्किट में जाकर के वॉट मीटर पढ़ा हुआ है भाई, तो वॉट मीटर क्या मेजर करके देता है, I इंटू V इंटू कॉस फाई। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे भाई कॉस लगाना पड़ेगा, फाई देखते हैं, फाई मतलब किसके किसके बीच का एंगल, इसके और इसके बीच का एंगल। ओके, तो ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे फाई की बात करें, देखिए IR, ठीक है, तो IR मेरा कहाँ है, ये है IR, ठीक है, और वोल्टेज कौन सा है मेरा, ये है VYB, तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, ये है आपका, ये पूरा एंगल देखिए आप, पूरा एंगल अगर हम लोग देखें यहाँ से तो पूरा एंगल 90 है ये, ठीक है ना, टोटल एंगल जो है मेरा ये 90 है, और मुझे ये वाला एंगल चाहिए, ठीक है, ये एंगल चाहिए IR और VY के बीच में। तो टोटल एंगल मेरा 90 है, और 90 में से अगर मैं ये फाई माइनस कर दूं, टोटल में से अगर ये वाला माइनस कर दूं तो मेरे को यही ना बचेगा, हाँ, तो यहां पे हो जाएगा cos 90 माइनस फाई। ओके, cos ये हो जाए आपका 90 माइनस फाई। ओके, अब देखिए आगे क्या बोलता है, क्योंकि हम लोगों ने बैलेंस लोड लिया हुआ है तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, IR इक्वल टू IB इक्वल टू IY इक्वल टू, ये सब क्या है भाई, लाइन करंट बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और वही अगर हम लोग इस वोल्टेज को देखें VYB, तो इसी तरीके से हम लोग का VRY मस्ट बी इक्वल टू, सब ये सब क्या है, लाइन वोल्टेज सब बराबर होगा ना, VL से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल मैं इस IR को IL लिख सकता हूं, इसको मैं VL लिख सकता हूं, और ये आपका cos 90 माइनस फाई हो जाएगा। क्लियर। और आपको पता है भाई cos 90 माइनस फाई है, तो 90 जो होता है आपका चेंज होता है साइन में, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी है। ओके, तो ओवरऑल इसको हम लोग cos को फिर साइन में हम लोग लिख सकते हैं, यानी क्या हो जाएगा, इसको मैं रिप्लेस करके लिख रहा हूँ, यानी वॉट मीटर जो रीडिंग हो जाएगा ये हो जाएगा भाई आपका VL IL, और 90 माइनस फाई ओवरऑल क्या हो जाएगा, साइन फाई। क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग का ये वैल्यू आ गया एक तरीके से रिएक्टिव पावर। अब देखिए, क्योंकि हम लोग को पता है जो रिएक्टिव पावर होता है ओवरऑल 3 फेज सिस्टम का, ये होता है एक तरीके से √3 VL IL
साइन फाई। क्लियर हुआ? लेकिन ये क्या दे रहा है आपको? सिर्फ और सिर्फ VL IL साइन फाई। ओके, तो इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है इसमें। तो ओवरऑल हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी वॉट मीटर रीडिंग की तरफ भी √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इधर भी आप √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, VL IL साइन फाई। तो ये आ जाएगा ओवरऑल रिएक्टिव पावर। यानी इस पूरे टर्म के जगह मैं क्या कर सकता हूँ, Q लिख सकता हूँ भाई। ठीक है, कलर थोड़ा चेंज करता हूँ, इसकी जगह मैं Q डाल दूंगा और इधर हो जाएगा √3। नहीं, आप सीधे सीधे समझिए, Q इक्वल टू हो जाएगा √3 इंटू जो भी आपका वॉट मीटर का रीडिंग होगा वो। तो ओवरऑल आपको ये क्या दे देगा, रिएक्टिव पावर दे देगा उस 3 फेज सिस्टम का। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि मेरा यहाँ पे लोड जो होना चाहिए वो बैलेंस होना चाहिए। क्लियर? अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं भाई। तो रिएक्टिव पावर हम लोग कैसे एक तरीके से मेजर करते हैं, तो वॉट मीटर मेथड को लेकर के अगर पूछेगा तो जो भी आपका W2 माइनस W1 है और दोनों तरफ आप √3 से मल्टीप्लाई कीजिए, है ना, इधर और इधर भी कर रहे थे तो √3 और ये बाकी तो VL IL साइन फाई था, है ना। तो ओवरऑल इस पूरे टर्म की जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, Q पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो रिएक्टिव पावर इक्वल टू जो भी आपका वॉट मीटर का डिफरेंस होगा उसको √3 से मल्टीप्लाई कर दिए, रिएक्टिव पावर मिल जाएगा। 2 वॉट मीटर मेथड के लिए है। और सिंगल वॉट मीटर मेथड की अगर बात करें तो वहां पे क्या होगा, √3 से आप जो भी वॉट मीटर का रीडिंग है उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपको दे देगा रिएक्टिव पावर। लेकिन ये बैलेंस लोड के लिए है। अब देखिए हम लोग भाई अब MCQs को स्टार्ट करते हैं और इसमें कुछ कॉन्सेप्ट तो है नहीं बताने के लिए, सब चीज़ मैंने आपको बता दिया है। अब MCQs के हिसाब से जो भी होगा उस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। कल लास्ट वाले सेशन में हम लोगों ने ओवरऑल W2 प्लस W1 इसका एडिशन किया था, है ना, एडिशन किया था तो ये वैल्यू आया था, और सब्ट्रैक्शन किया था तो मेरा ये वैल्यू आया था, और यहाँ पे tan फाई जब हम लोग लगाया था तो ओवरऑल मेरा ये वैल्यू आया था। क्लियर? अब देखिए ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन जो चल रहा था भाई वो किसके लिए चल रहा था, लैगिंग लोड के लिए चल रहा था। फिर लास्ट मैंने आपको बताया था अगर लीडिंग लोड होता है, यानी RC अगर लोड लगा देते, R और C का लोड रहता, तो वहां पे आपका सिचुएशन फ्लिप हो जा रहा था। जो W2 रीडिंग दे रहा था वो W1 जगह ले रहा था, और जो W1 का जो रीडिंग था वो W2 ले रहा था, है ना। और यहाँ पे भी आपका सिचुएशन चेंज हो गया था। याद कीजिए लास्ट वाला लेक्चर आप एक बार रिविजन कीजिए। तो ओवरऑल यहाँ पे इसने एक लाइन लिखा हुआ है, इसको मैं बता देता हूँ, देखिए, और इक्वेशन पहले लिख देता हूँ भाई आपके लिए, यहाँ पे लिखा हुआ ऑलरेडी है। ठीक है, तो देखिए जब मेरा लैगिंग पावर फैक्टर वाला लोड था, यानी RL लोड जब आप कैलकुलेट करके एनालाइज करेंगे तो tan फाई मेरा क्या था, W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय W2 प्लस W1, और वही लीडिंग लोड था तो क्या W1 में से आप W2 को घटाएंगे, क्योंकि W1 का जो वैल्यू था, ये W1 का वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया था, ये आ गया था VL IL cos 30 माइनस फाई था यहाँ पे। ठीक है, और जो W2 का वैल्यू था ये था आपका VL IL cos 30 प्लस 5। क्लियर हुआ? और इस केस में W2 का जो वैल्यू था ये था मेरा VL IL cos 30 माइनस 5, और W1 का वैल्यू था यहाँ पे VL IL cos 30 प्लस 5। समझ रहे हैं? दोनों वाले सिचुएशन में जो रीडिंग होता है वो फ्लिप हो जाता है। देख रहे हैं यहाँ पे W2 का वैल्यू माइनस में, यहाँ पे W2 का वैल्यू यहाँ पे प्लस में आ जा रहा है। क्लियर हो गया? तो लीडिंग लोड के लिए ये W1 मेरा बड़ा हो जाता, तो W1 में से W2 को घटाएंगे, और लैगिंग लोड के लिए क्या था आपका, W2 बड़ा था, इसलिए W2 में से W1 को घटाया गया है। तो अभी ये बहुत बड़ा आपको कंफ्यूजन पैदा करके रखेगा जब आप मान लेते हैं 1 महीना पढ़ लिया बेसिक इलेक्ट्रिकल और 2 महीने बाद आप बिना पढ़े जा रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसलिए इसने क्या लिखा है, इस फॉर्मूला को इजी रखने के लिए हम लोगों ने इसको ओवरऑल इसमें कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, फिर चाहे लोड लीडिंग हो या फिर लैगिंग हो, याद करने का मतलब नहीं, ये वाला वैल्यू याद करना, बस यहाँ पे लिखा हुआ है हायर रीडिंग में से लोअर रीडिंग को घटाएंगे। क्लियर हो गया? फिर चाहे लैगिंग लोड हो या फिर लीडिंग लोड हो, तो जो भी लैगिंग लोड में आपका W1 का भी रीडिंग मिलेगा क्वेश्चन में, W2 का भी रीडिंग मिलेगा, तो जो बड़ा वैल्यू होगा उसको पहले हम लोग आगे रखेंगे भाई। ठीक है,
क्लियर हो गया। उसी तरीके से लीडिंग लोड होगा तो इसमें भी आपका W1 का कुछ वैल्यू मिलेगा, है ना, W2 का कुछ रीडिंग मिलेगा। तो ओवरऑल इन दोनों में से जो बड़ा होगा उसको पहले रखना है, ठीक है। हाईयर रीडिंग को पहले रखेंगे, लोअर रीडिंग को बाद में करेंगे, ठीक है। तो इस बेसिस पे ये आपका इजी हो गया फॉर्मूला। इसमें अब आपको इस तरीके से याद नहीं करना है कि W2 को आगे रखेंगे, W1 को आगे रखेंगे, ठीक है। बस समझिए हाईयर रीडिंग माइनस लोअर रीडिंग डिवाइडेड बाय हाईयर रीडिंग प्लस लोअर रीडिंग हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन करवा के दिखाया गया है। देखिए क्या बोलता है। मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे 2 वाटमीटर मेथड यूज कर रहे हैं और आगे बोल रहा है अगर 1 वाटमीटर का जो रीडिंग है ये 12.5 किलोवाट है। देखता हूँ भाई रिकॉर्डिंग हो रहा है नहीं, सही है, ओके। और दूसरे का जो है यहाँ पे आपका ये माइनस स्टार मार्क देके किया हुआ है, माइनस 4.8 किलोवाट है। यहाँ पे लिखता हूँ, मान लेते हैं W1 जो है मेरा 12. अब W1 और W2 किसी को मान के चल सकते हैं भाई, ठीक है, क्योंकि हम लोग को ये वाला फॉर्मूला लगाना है, हाईयर रीडिंग माइनस लोअर रीडिंग। और W2 का यहाँ पे दिखा रहा है क्या, माइनस 4.8, लेकिन वहाँ पे स्टार मार्क मारा हुआ है। नीचे में इस बुक के पेज के नीचे में जो स्टार मार्क ऐसा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ये क्या बोल रहा है कि जो आपका वॉट मीटर है, ठीक है, तो वॉट मीटर ऑलरेडी आपने देखा भाई स्केल होता है और आपका पॉइंटर होता है, ठीक है। तो वॉट मीटर जो है कभी भी आपको ये माइनस 4.8 किलोवाट रीडिंग करके नहीं देगा, माइनस कभी भी नहीं बताता है, ठीक है। यहां पे आपका जो टॉर्क था, ठीक है, ये एक तरीके से डाउन स्केल जा रहा था, नहीं जो वॉट मीटर रीडिंग दे रहा है ये डाउन स्केल दे रहा है, तो उसको अप स्केल करने के लिए आपने क्या किया है, करंट कॉइल का या फिर कहीं प्रेशर कॉइल का जो टर्मिनल है प्लस माइनस, उसको एक तरीके से आपने फ्लिप किया हो भाई, यानी उसको एक तरीके से चेंज किया है। तो ऑलरेडी हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा था कि अगर आपका कोई वॉट मीटर है और ये डाउन स्केल रीडिंग बता रहा है तो उसको अप स्केल रीडिंग में जाने के लिए हम लोग या तो करंट कॉइल के डायरेक्शन को चेंज करेंगे, यानी पोलैरिटी को चेंज करें, या फिर कहिए प्रेशर कॉइल के पोलैरिटी को चेंज करेंगे, तब जाकर के ये क्या हो जाएगा, अप स्केल हो जाएगा। लेकिन वो जो रीडिंग देगा वॉट मीटर उसको हम लोग नेगेटिव में कंसीडर करेंगे। क्लियर हो गया। तो जो 4.8 किलोवाट आपका ये पावर बता रहा है W2 जो मैंने लिखा हुआ यहाँ पे, ये एक तरीके से भाई नेगेटिव पावर नहीं है, ये डाउन स्केल यहाँ पे आ रहा था, उसको अपस्केल करने के लिए हम लोगों ने पोलैरिटी को चेंज किया है, प्रेशर कॉइल के या फिर कहिए करंट कॉइल के, दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लिया हुआ है। क्लियर। अब यहाँ पे tan phi यानी पावर फैक्टर अगर आपको निकाला तो सबसे पहले tan phi का ये फॉर्मूला डालिए, √3 है हाइयर रीडिंग कौन सा मेरा, ये 12.5, माइनस है, माइनस दे देंगे। और W2 का वैल्यू क्या है यहाँ पे ब्रैकेट में, माइनस 4.8 है, दोनों माइनस ब्रैकेट दोनों माइनस प्लस हो जाएगा, जुड़ के इतना आ जाएगा, नीचे में इतना है। क्लियर। तो ओवरऑल आपका आ गया 3.89, यहां से हम लोग फाई निकाल लेंगे इस तरीके से 75.6 डिग्री, यहां से पावर फैक्टर कॉस फाई का वैल्यू ऑलरेडी आ गया, तो यहां से आ जाएगा मेरा पावर फैक्टर। क्लियर हो गया। अब इसमें एक चीज और बोल रहा है कि ये जो आप फॉर्मूला लगा रहे हैं tan phi = √3 हाइयर रीडिंग माइनस लोअर रीडिंग डिवाइडेड बाय हाइयर प्लस लोअर, तो भाई इसमें बोल रहा है कि हम लोग को पावर फैक्टर का सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पता चलेगा, इसका नेचर नहीं पता चलेगा कि ये लैगिंग लोड है या फिर लीडिंग लोड है, ये नहीं बता पाइएगा इसके चलते, ठीक है। यानी इस फॉर्मूला को अगर आप यूज करेंगे तो इसका एक अल्टरनेट निकाला है इसने क्या बोला है, ये पता करने के लिए कि जो मेरा लोड है ये लैगिंग है या फिर लीडिंग है, तो ये क्या बोल रहा है भाई कि जो आपका लोड लगा होगा, ध्यान से समझिएगा, जो भी आपका लोड लगा हुआ, मान लेता है RL लोड लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन भाई हम लोग को तो नहीं पता है ना, समझ रहे बात को, ये तो मैं बना दे रहा हूं इसलिए आपको पता चल रहा है RL लोड है तो पावर फैक्टर लैगिंग हो, लेकिन आप मान के चलिए ये एक तरीके से, या फिर कहिए इसको मैं इस तरीके से दिखा देता हूं, ये मेरा इंपीडेंस मैंने दिखा दिया। अभी इंपीडेंस RL भी हो सकता है, फिर कहीं RC भी हो सकता है ना। और इस मेथड से आप निकालिएगा तो पावर फैक्टर आपको सिर्फ यहाँ पे मैग्नीट्यूड मिलेगा, आपका ये लैगिंग है लीडिंग है ये पता नहीं कर सकते आप, है ना। इधर मान लेते हैं, इधर मेरा लोड साइड है और इस साइड में मेरा सोर्स होगा जो कि इसको पावर प्रोवाइड कर रहा होगा, है ना, RYB। तो इसने क्या बोला कि अगर आपको पावर फैक्टर का नेचर भी अगर आपको जानना है कि लैगिंग है या फिर लीडिंग है, इसके लिए इसने क्या बोला भाई, हम लोग 3 फेज का कैपेसिटर बैंक लगाएंगे, ठीक है। इसके क्रॉस मतलब आप कनेक्शन कैसे करके दिखाओ यार, क्वेश्चन पे करवाना पड़ेगा, ठीक है, क्वेश्चन पे हम लोग बात आएंगे, ठीक है, क्वेश्चन किया हुआ ऐसा, ठीक है। बस आप समझिए आपको 3 कैपेसिटर लगाना होगा, ओके, इसके क्रॉस
फिर इसके क्रॉस और फिर इसके क्रॉस। तो जब आप कैपेसिटर लगाएंगे तो ओवरऑल यहां पे देखिए क्या लाइन लिखा हुआ है इसने, कहाँ गया भाई, एक मिनट, इसका भाई मैं फोटो ही डाल देता हूं अपलोड करके, ओके ज़्यादा बेटर होगा। एक मिनट बस। एक मिनट भाई, इसमें एक्चुअली बहुत सारा फाइल है, उसको देखना पड़ेगा कहाँ पे ये सेव हुआ है जा करके। एक मिनट भाई, एक मिनट बस, इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं टाइम ले रहा हूँ। देखिए
देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इस लाइन को आप पढ़िए। इफ देर इज अ नो नॉलेज ऑफ नेचर ऑफ अ थ्री फेज लोड, मतलब ये लैगिंग है या फिर लीडिंग है, ये अगर आपका नहीं पता है तो यहाँ पे बोलता है देर इज अ सिंपल मैथड टू रिजॉल्व इट। मतलब इसका नेचर क्या, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, थ्री फेज कैपेसिटर लोड लगाएंगे, ठीक है। इज कनेक्टेड अक्रॉस द थ्री फेज लोड। अब आगे देखिए क्या बोलता है, द लोड मस्ट बिकम मोर कैपेसिटिव। सीधी सी बात है, कैपेसिटिव थोड़ा सा और हो जाए क्योंकि आपने कैपेसिटर बैंक लगा रखा है। तो बोलता है इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ 10 फाई, अगर 10 फाई का जो वैल्यू है, ओके, अगर ये डिक्रीज होगा भाई, ठीक है, अगर ये डिक्रीज होगा देन द फेज लोड इज इंडक्टिव, ठीक है। यानी इसको हम लोग बोलेंगे ये मेरा एक तरीके से इंडक्टिव है। इंडक्टिव कहने का मतलब लैगिंग, ओके। अब आगे बोलता है इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ 10 फाई, ठीक है, इसका अगर मैग्नीट्यूड ओवरऑल इंक्रीज होता है तो बोलेंगे देन द थ्री फेज लोड इज कैपेसिटिव एंड द पावर फैक्टर इज लीडिंग। अब ये कैसे पता कर रहा है, इसके ऊपर थोड़ा सा मैं एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, ओके। ये कुछ नहीं कर रहा भाई, आपका जो लोड था वो एक तरीके से अननोन था, ठीक है, नेचर नहीं पता था। अब हम लोगों ने क्या किया, कैपेसिटर लगा दिया है। तो ओवरऑल अगर आपका जो लोड होता, मान लेते हैं लोड आपका लैगिंग होता, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, 10 फाई का वैल्यू और भी डिक्रीज हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है। मतलब कैपेसिटर लगाने से हम लोग का यहाँ पे 10 फाई का एक तरीके से वैल्यू घट रहा है, दूसरे केस में बढ़ रहा है। तो उस बेसिस पे हम लोग कह रहे हैं यहाँ पे कि एक लैगिंग होगा, एक लीडिंग होगा, ठीक है। तो फेजर डायग्राम आपका एक क्लियर होगा, बस अभी के लिए आप दिमाग में रखिए, ओके। अब हम लोग यहाँ से डायरेक्ट एमसीक्यूज को स्टार्ट कर रहे हैं, और इतना कॉन्सेप्ट सीखने के बाद भाई आपको टाइम नहीं लगेगा, एमसीक्यूज में फटाफट हो जाएगा। देखिए करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, लास्ट वाले एमसीक्यूज वाले सेशन में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 45 तक कवर कर लिया था। अब हम लोग यहाँ से 46 से कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, इन ऑर्डर टू मेजर पावर इन अ थ्री फेज 4 वायर अनबैलेंस लोड द मिनिमम नंबर ऑफ, तो वही आपका 4-1 यानी 3 हो जाएगा आपका, ओके। अगला क्या है, अ वॉट मीटर मेजर, तो हमेशा ये एवरेज पावर एक तरीके से मेजर करता है, इस पर हम लोगों ने बात किया था, है ना, जब हम लोग सिंगल फेज पढ़ रहे थे। अगला देखिए क्या बोलता है, इन द सर्किट शोन इन द फिगर, ठीक है, ये फिगर दिया हुआ है। आगे बोलता है द फेज सीक्वेंस इज RYB। अब आगे बोलता है इफ द लोड पावर फैक्टर इज लैगिंग, ठीक है, देन द रीडिंग ऑफ वॉट मीटर W2, यानी पूरा जो सिस्टम है लैगिंग लोड पे है, तो ओवरऑल W2 का बताइए। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था W2 का जो रीडिंग होगा ये क्या था, VL/IL कॉस, यहाँ पे था 30-5 था भाई, ओके। और वही W1 की बात करें तो यहाँ पे क्या था, ये पूरा सेम था, यहाँ पे बस 30+5 हो जा रहा था। अगर वही यहाँ पे लीडिंग बोलता तो लीडिंग में आपका इंटरचेंज हो जाता, ठीक है। तो W2 का रीडिंग पूछा है तो इसका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन VL/IL cos 30-5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, बोल रहा है इफ द पावर फैक्टर ऑफ द लोड शोन इन द फिगर, ठीक है, इज 0, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है पावर फैक्टर 0 है, ओके, पावर फैक्टर 0 बोल दिया भाई, ठीक है। cos फाई का वैल्यू 0, यानी फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, फाई इक्वल टू 90 है यहाँ पे, है ना। तो ओवरऑल अब हम लोग यहाँ पे अगेन अपने कॉन्सेप्ट वाले पेज के ऊपर आते हैं। कहाँ गया वो पेज, यहाँ पे आइए आप। देखिए जब पावर फैक्टर मेरा एक तरीके से 0 होगा, ठीक है भाई, क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पा रहा है, एक मिनट। एक तो भाई इतना पेज इंक्लूड करना पड़ता है ना, ओके, इतना सारा पेज अटैच करना पड़ता है एक क्वेश्चन को एक तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए, ये अपने आप में चैलेंज हो जाता है। अब हम लोग कहाँ पे, तो फिर से मेरे को टाइम लगेगा इस पर्टिकुलर। देखिए क्या बोलता है, द पावर फैक्टर ऑफ द लोड शोन इन द फिगर इज 0, ठीक है, cos फाई का वैल्यू 0 है, यानी फाई इक्वल टू 90 है। तो इस केस में मैंने आपको बताया था लास्ट वाला सेशन, आप याद कीजिए, या फिर यहाँ पे मैं वैल्यू लिखता हूँ, W1 इक्वल टू VL/IL cos 30-5, इसको W2 कीजिए, और W1 था मेरा एक तरीके से VL/IL cos 30+5 था। तो ओवरऑल इसमें अगर हम लोग 90 का वैल्यू पुट करेंगे तो ओवरऑल आपका क्या हो जाएगा, और इसमें जब आप पुट किया तो ओवरऑल ये आपका नेगेटिव में चला जाएगा, ठीक है भाई। यानी यहाँ पे जो आपका रीडिंग है एक दूसरे के बराबर और दूसरे के अपोजिट, यानी एक का वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगा। तो ऑप्शन पहले देखिए आप,
उसके बाद आपका क्लियर हो जाएगा। और लास्ट वाला भाई लेक्चर आप देखिए, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ था। ओके, तो देखिए इसका हो जाएगा फोर्थ। ओके, W1 एंड W2 विल रीड इक्वल एंड अपोजिट, यानी एक का नेगेटिव में चला जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम फिगर क्या बोलता है, द पावर फैक्टर ऑफ द लोड इज यूनिटी, कॉस फाई का वैल्यू यहाँ पे दे दिया है 1। ठीक है, तो कॉस फाई का वैल्यू 1 कब होगा, जब मेरा फाई इक्वल टू एक तरीके से 0 हो जाएगा। तो फाई इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आप W1 इक्वल टू अगर देखें VL IL cos, ये क्या हो जाएगा 30 प्लस फाई है, तो फाई तो मेरा 0 हो गया, यानी ओवरऑल प्लस 30 हो जाएगा। और W2 की बात करते हैं VL IL cos, यहाँ पे क्या था 30 माइनस फाई, तो फाई का वैल्यू 0, यानी दोनों वैल्यू क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा और पॉजिटिव होगा। ओके, तो बोथ रीडिंग W1 W2 विल गिव्स इक्वल एंड पॉजिटिव रीडिंग। क्लियर, सेकंड इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, 51 पे बोल रहा है इफ द पावर फैक्टर ऑफ द लोड, वही वाला सेम फिगर में 0.5, देन, तो 0.5 इसका मतलब क्या, फाई का वैल्यू हम लोग को 60 रखना पड़ेगा भाई, है ना। तो ओवरऑल जब आप फाई का वैल्यू 60 रखेंगे तो देखिए जो आपका W1 था VL IL cos, फाई का वैल्यू हम लोग को 60 डालना है। ठीक है, तो ओवरऑल W1 का क्या था यहाँ पे 30 प्लस फाई, तो फाई की जगह क्या डाल दूँ 60 डाल दूंगा, तो ओवरऑल क्या 90 हो जाएगा। cos 90 आपको पता है 0 होता है, तो ओवरऑल आपको W1 का रीडिंग यहाँ पे 0 दे देगा, और बाकी ओवरऑल W2 का कुछ रीडिंग आएगा, यानी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ W2 ही रीडिंग देगा आपको। ठीक है, तो W2 विल गिव टोटल पावर। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है 52 में, इफ द पावर फैक्टर ऑफ द लोड इस 0.4, ठीक है, यानी अब क्या है, पावर फैक्टर मेरा 0.5 से भी नीचे गिर गया है। तो इस केस में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपका जो 1 वॉट मीटर का रीडिंग वो कहाँ चला जाएगा, डाउन स्केल में चला जाएगा। ठीक है, तो उसको अपस्केल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, करंट कॉइल के पोलैरिटी को फ्लिप करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। फिर कहिए पोटेंशियल कॉइल के पोलैरिटी को चेंज कर, दोनों में से किसी एक को चेंज किया, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, और जो आपको वैल्यू मिलेगा, क्योंकि वॉट मीटर कभी भी नेगेटिव नहीं शो करेगा, तो जो वैल्यू मिलेगा उसको क्या लेके चलना पड़ेगा, माइनस में लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, ऑलरेडी मैं इसी लेक्चर में बताया मैंने, है ना। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं कौन सा होगा, both W1 and W2 will give negative reading, नहीं, W1 will give negative reading, okay, W2 will give negative reading, तो ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, अब बचा सिर्फ और सिर्फ 2 ऑप्शन। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग अगेन कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं। देखिए when पावर फैक्टर लेस देन 0.5, यानी अभी जैसा 0.4 लिया हुआ है, तो सीधी सी बात है फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 60 से बड़ा होगा और 90 से एक तरीके से छोटा होगा। तो ओवरऑल आपका W2 जो होगा ओवरऑल पॉजिटिव रीडिंग देगा, और W1 जो है आपका नेगेटिव रीडिंग देगा। ठीक है, नेगेटिव रीडिंग क्यों देगा, क्योंकि 30 प्लस है, और यहाँ पे फाई का वैल्यू मतलब 60 से बड़ा है, तो नेगेटिव में आपका ओवरऑल आ जाएगा भाई वैल्यू। ठीक है, क्लियर, तो वही आपका यहाँ पे लिखा गया है। ये हो गया था, किस क्वेश्चन पे थे हम लोग, इसका हो जाएगा W1 विल गिव नेगेटिव रीडिंग। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 देखिए क्या बोलता है भाई, बोल रहा है इफ कैपेसिटर ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस आर शंटेड अक्रॉस ईच फेज, ठीक है, यानी एक लाइन और न्यूट्रल के बीच में डाला हुआ है 15.29 वाले फिगर में। ठीक है, देन तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, जब आप कैपेसिटर डालिएगा बराबर तीनों फेज यानी लाइन और न्यूट्रल के बीच में, तो ओवरऑल यहाँ पे जो पावर होता है भाई वो सेम रहता है। ठीक है, पावर आपका चेंज नहीं होता, लेकिन जो वॉट मीटर का रीडिंग होगा ना वो भले ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ओवरऑल जब आप दोनों का अलजेब्रिक सम कीजिएगा, 2 वॉट मीटर अगर आप यूज कर रहे हैं, तो ओवरऑल पावर आपका वही कंज्यूम करता है। ठीक है, तो टोटल पावर ड्रॉन विल नॉट चेंज। ठीक है, तो इसके लिए एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ आपको, देखिए, और जो हो गया ना उसको डिलीट कर देते हैं ताकि लोग यहाँ पे थोड़ा सा इजी हो जाए भाई। और एक टेबल मैं आपको दिखा देता हूँ भाई, ये टेबल आप लिख लीजिएगा नोट में ऐसे बना करके, यही सब क्वेश्चन अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ओके, वॉट मीटर रीडिंग को लेकर के। ठीक है, जब आप यहाँ पे फाई दिया तो फाई का वैल्यू जब 0 रखेंगे तो पावर फैक्टर मेरा यूनिटी होगा, देख रहे हैं, cos फाई यानी पावर फैक्टर यूनिटी। ओके, 60 रखेंगे तो पावर फैक्टर इतना, इस तरह रखेंगे तो इतना। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, वॉट मीटर कब पॉजिटिव रीड करेगा, कब मेरा 0, कब मेरा नेगेटिव। ओके, तो इसके लिए आप बना लीजिए, तो इसको भी मिटा ही देता हूँ, इसका नीड है नहीं।
यहाँ पे आइए अब, ये जो कैपेसिटर वाला पूछा है ना क्वेश्चन, देखिए, और 3 फेज में भाई जितना ज़्यादा आप सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा ना उतना ज़्यादा आपका क्लियर होगा। ये सब एक एक लाइन का क्वेश्चन सॉल्व करने से दिमाग नहीं खुलेगा। तो ये क्या बोलता है, यूज ऑफ 2 वाटमीटर मेथड टू मेजर द टोटल पावर टेकन बाय 400 वोल्ट बैलेंस डेल्टा कनेक्टेड लोड लीड्स टू अ रीडिंग ऑफ 100 वॉट। ठीक है, यहाँ पे रीडिंग दिया हुआ W1 और W2 का रीडिंग दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, बोलता है द इंस्टॉलेशन ऑफ इक्वल कैपेसिटर अक्रॉस द ईच फेज काउजेस द रीडिंग टू बिकम, सीधी सी बात है, अभी जस्ट बताया, जब आप कैपेसिटर लगाएंगे, ठीक है, तीनों फेजेस में और सेम अमाउंट का, तो ओवरऑल यहाँ पे जो रीडिंग है आपका, देख रहे हैं पहले रीडिंग दे रहा था 1000 वॉट W1, अब सेकंड केस में देख रहे हैं कितना दे रहा है, 1030 मान दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे पहले 600 वॉट दे रहा था, अब देखिए 570 वॉट दे रहा है, यानी इक्वल अमाउंट ऑफ कैपेसिटर तीनों फेज में अगर आप लगाइएगा तो यहाँ पे भाई आपका ओवरऑल वॉट मीटर का रीडिंग चेंज होता है, लेकिन जो टोटल पावर कंजम्पशन होता है वो सेम ही रहता है। जैसे यहाँ पे 1000 प्लस 16 कीजिए, कितना आएगा, 1600 वॉट आएगा। इसको भी जोड़ लीजिए, 1030 प्लस 570, ये भी आपका 1600 ही आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बोलता है व्हाट इज द नेचर ऑफ 3 फेज लोड, इंडक्टिव और कैपेसिटिव। तो देखिए बोलता है विद कैपेसिटर अक्रॉस ईच फेज द पावर फैक्टर ऑफ द लोड चेंज, यानी पावर फैक्टर चेंज हो जाएगा, लेकिन आपको ध्यान में रखना है जो वॉट मीटर का रीडिंग होगा वो भी चेंज होगा, लेकिन दोनों का अलजेब्रिक सम करेंगे तो वही पावर कंज्यूम होगा जो पहले कर रहा था। ठीक है, बट द टोटल पावर ड्रॉन रिमेन्स द सेम। ठीक है, पावर में चेंजिंग नहीं आता है। ओके, अब देखिए लास्ट लाइन पढ़िए तो कैलकुलेशन किया हुआ है। बोलता है सिंस विद कैपेसिटर अक्रॉस ईच फेज द मैग्नीट्यूड ऑफ 10 फाई इंक्रीज है, अभी जस्ट बताया था कि इंक्रीज हो जाता है 10 फाई का वैल्यू, द 3 फेज लोड इज कैपेसिटी, तो सीधी सी बात है कैपेसिटी बन जाएगा आपका। हैड द वैल्यू ऑफ 10 फाई डिक्रीज, अगर वही डिक्रीज होता तो आपका ये लोड एक तरीके से इंडक्टिव हो जाता। क्लियर। तो अगेन हम लोग वापस से अपने क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इस वाले क्वेश्चन पे हम लोग काम कर रहे थे भाई, तो यही था, इफ कैपेसिटर ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस आर शंटेड अक्रॉस ईच फेज, वो जो ऊपर में फिगर लगा होता है, बुक देखिए भाई, एमसीक्यूज वाला जब लेक्चर चल रहा है ना, बुक सामने खोल करके बैठिए आप। ओके, तो टोटल पावर आपका वही सेम रहेगा, पावर फैक्टर आपका चेंज हो जाता है, कभी भी रिमेन्स नहीं रहता। ठीक है, इस चीज को समझना आपको। आगे देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है इन 2 वाट मीटर मेथड द अलजेब्रिक सम ऑफ द रीडिंग ऑफ 2 वाट मीटर विल इंडिकेट ट्रू पावर ओनली इफ, कब दिखाएगा आपका ट्रू पावर, जब मेरा न्यूट्रल वायर में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, न्यूट्रल वायर अवेलेबल डज नॉट कैरी एनी करंट। क्यों, देखिए जब आपने 2 वाट मीटर मेथड का जो आपने डेरिवेशन किया था ना पावर फैक्टर के लिए, पता नहीं वो फोटो है या नहीं भाई इसमें, या मैंने डिलीट कर दिया, मुझे याद नहीं है। पावर फैक्टर को लेकर के हम लोगों ने डेरिवेशन किया था, एक मिनट देख लेता हूँ, नहीं ये नहीं है। ओके, लास्ट वाले सेशन को आप देखिए ना, उसमें मैंने आपको डिराइव करवाया था ना कि हम लोगों ने पहले 3 वाट मीटर मेथड पढ़ा था, उसके बाद फिर हम लोगों ने 2 वाट मीटर मेथड पढ़ा, तो दोनों में हम लोगों ने सिर्फ ये प्रूफ किया था कि ये 3 फेज पावर मेजर करके देता है, लेकिन उसके बाद फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि कैसे ये पावर फैक्टर को भी एक तरीके से मेजर कर लेता है। तो वहां पे लिखा गया था कि पावर फैक्टर जो मेजर करेगा वो सिर्फ और सिर्फ बैलेंस लोड के लिए एक तरीके से करवाया गया था। ओके, लास्ट वाला सेशन का जो टाइटल था वो आप एक बार देखिए, देखिए आई होप कि आपको ये कैमरे में दिख जाएगा। अगर आप देखेंगे इसको ध्यान से, देखिए डिटरमिनेशन ऑफ पावर फैक्टर ऑफ द लोड बाय 2 वाट मीटर मेथड फॉर बैलेंस। ठीक है, स्टार हो या फिर डेल्टा हो, बैलेंस क्लिक करवाते तो बैलेंस में क्या होता है, आपका जो न्यूट्रल वायर होता है ये एक तरीके से इसमें करंट 0 होता है। ओके, डेरिवेशन को आप फिर से जाकर के देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 देखिए क्या बोलता है, बोल रहा है 3 वाट मीटर मेथड इज नॉट यूज्ड टू मेजर पावर इन अ 3 फेज सर्किट। क्यों, तो यहां पे देखिए 3 वाट मीटर अगर आप करेंगे तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, यहां पे क्या लिखा, सेकंड इसका आंसर, जनरली न्यूट्रल वायर इज नॉट अवेलेबल और डेल्टा कनेक्टेड लोड कैन नॉट बी ओपन। देखिए 3 वाट मीटर मेथड में भाई आपको एक एक्स पॉइंट लेकर के चलना पड़ रहा था ना, जिसको हम लोग न्यूट्रल भी बोल रहे थे वहां पे, है ना। तो कभी कभी आपका न्यूट्रल अवेलेबल ही नहीं होगा, तो आप जो पोटेंशियल कॉइल उसको आप कहां पे जोड़िएगा, है ना। और वही अगर आपने वाई पॉइंट पे जोड़ दिया था, देखिए कल वाला अगर मैं बताऊं, इधर मेरा लोड था लगा हुआ, है ना, इस तरीके का लोड दिखा देता हूं मैं। तो हम लोगों ने देखा था भाई ये जो 3 वाट मीटर आप यूज कर रहे हैं, तो अगर न्यूट्रल अवेलेबल है तो न्यूट्रल अवेलेबल है तो उस बेसिस पे ठीक है, यहाँ पे आपका करंट कॉइल हो जाएगा इसके लिए, और उसका जो पोटेंशियल कॉइल होगा ये इस न्यूट्रल वायर में आकर के जुड़ जाएगा। क्लियर, इसके लिए भी वही
करंट कॉइल और जो पोटेंशियल कॉइल होगा इसको आपको इस तरीके से जोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर न्यूट्रल वायर, हर जगह न्यूट्रल वायर अवेलेबल नहीं होता है ना, एक तो ये प्रॉब्लम है। उसके बाद जो डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम होता है उसमें भी एक तरीके से भाई आपको जो बाहर लाइन निकल रहा हो तो 3 ही लाइन निकल रहा है, उसमें भी न्यूट्रल नहीं ओपन होता नहीं, तो कैसे आप एक तरीके से उसको फेज के साथ जोड़िएगा, है ना, तो पॉसिबल नहीं है। ओके, और वही अगर हम लोगों ने 3 वॉट ये 2 वॉट मीटर वाला मेथड देखा था, उसमें हम लोगों ने कंसिडर किया था कि मान लेते तीसरा वॉट मीटर भी अगर हम लोग कनेक्ट करते हैं, वाई वाले लाइन को हम लोगों ने क्या मान रखा था, वहां पे एक तरीके से कॉमन पॉइंट मान रखा था, तो W2 का रीडिंग वहां पे क्या हो गया था, एक तरीके से 0 हो गया था, इसलिए हम लोगों ने W2 को एक तरीके से रिमूव कर दिया था, तब जाके वो ऑटोमेटिक क्या बन गया था, 2 वॉट मीटर मेथड बन गया था, क्योंकि तीसरा जो वॉट मीटर वो भाई रीडिंग ही नहीं दे रहा, तो उसको लगाने से क्या मतलब बनता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। बोलता है इस वाले फिगर में द सर्किट शोन इन द फिगर, द वॉट मीटर रीड्स 1000 वॉट, ठीक है, W यहाँ पे दिया हुआ है रीडिंग 1000 वॉट। बोलते द टोटल रिएक्टिव पावर ड्रॉन बाय द बैलेंस 3 फेज लोड। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया भाई 1 वॉट मीटर मेथड से कैसे हम लोग रिएक्टिव पावर को एक तरीके से कैलकुलेट करते हैं, है ना, और हम लोगों ने प्रूव किया था जो वॉट मीटर रीडिंग देगा उसको अगर हम लोग √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये आपको रिएक्टिव पावर दे देगा। अभी जस्ट मैंने आपको प्रूव करवाया था इसी लेक्चर में स्टार्टिंग में, तो वही वाला क्वेश्चन है, क्योंकि बैलेंस के लिए आपका ये पूछा गया, ठीक है। तो अगर आपका वॉट मीटर 1000 एक तरीके से बता रहा है तो उसको हम लोग सीधे सीधे क्या करेंगे, √3 से मेजर कर लेंगे, यानी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ओवरऑल मेरे को यहाँ पे रिएक्टिव पावर मिल जाएगा। तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं भाई, और इधर बारिश हो रहा है यार आज। ओके, 1000 इंटू √3, ये हो जाएगा थर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, द मोस्ट डिफिकल्ट अनबैलेंस 3 फेज लोड टू डील विथ। इसका हो जाएगा भाई, इसके लिए मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, इसका ऐसे आंसर हो जाएगा 3, ठीक है, अनबैलेंस 3 वायर स्टार कनेक्टेड लोड। सबसे ज्यादा जो अनबैलेंस देखने को मिलेगा ना वो स्टार में ही देखने को मिलेगा। स्टार में क्यों होता है भाई, समझिए, स्टार में हम लोग सबसे ज्यादा जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, जब आपके रोड के बाहर में आप जाइएगा तो वहाँ पे आपको एक तरीके से 3 फेज RYB और ये न्यूट्रल वायर देगा, और न्यूट्रल वायर का जो थिकनेस होता है वो थोड़ा पतला होगा, ठीक है। यानी अगर आपका फेज का मान लेते हैं, ये आपका 2 mm का एक तरीके से है, ये भी 2 mm का है, ये भी आपका 2 mm का है, तो न्यूट्रल वायर जो है ना इससे पतला रखेंगे फिर भी कोई दिक्कत, क्योंकि इसके अंदर जो है ना भाई रिटर्न करंट जाता है, और रिटर्न करंट का भी क्या फेजर सम, तो ज्यादातर करंट इसमें कैंसल आउट हो जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है करंट का वैल्यू जो फेज में जा रहा है ना RYB, जिस इसके अंदर जो अमाउंट जा रहा है करंट का उससे कम ही जाता है इसमें, ठीक है, इसलिए इसको लेंथ यानी थिकनेस जो होता है पतला रखा जाता है। क्लियर हो गया। तो इसमें काफी ज्यादा अनबैलेंस लोड होता है, क्योंकि इसको सिंगल फेज के लिए हम लोग एक तरीके डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए अगर आपने इस B वाले फेज से 10 घर कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और R वाले में सिर्फ और सिर्फ 2 ही कनेक्टेड है, और इसमें मान लेते हैं इसमें 5 कनेक्टेड है, तो ओवरऑल काफी एक तरीके से अनबैलेंस हो जाता है। ओके, और इसमें भी कौन सा 3 वायर स्टार कनेक्टेड लोड, ओके, ये वाला नहीं होगा, ये वाला। और इसके पीछे ऐसा क्यों होता है, इस पर हम लोग बात करेंगे, थ्योरी है पूरा, ठीक है। अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसको, देखिए क्या बोलता है ये। और जब भी अनबैलेंस होगा वो आपका स्टार में ही देखने को मिलता है, ओके, क्योंकि इसमें आपको ऑप्शन मिलता है, आप एक लाइन और न्यूट्रल के बीच में भी लोड जोड़ सकते हैं, अगर आपका न्यूट्रल वायर अवेलेबल है तो 2 लाइन के बीच में भी जोड़ सकते हैं, और 3 फेज जो इंडक्शन मोटर है उसको भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो बैलेंस अनबैलेंस दोनों लोड लगा सकते हैं आप इसमें। क्लियर हो गया। लेकिन सबसे ज्यादा इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज करते हैं कनेक्शन को, इसलिए हम लोग का अनबैलेंस जाएगा ये। अगला देखिए क्या बोलते हैं, द फेज वोल्टेज इन अ 3 फेज सर्किट इज इतना एंड द करस्पॉन्डिंग फेज करंट इज इतना, द पावर फैक्टर। तो सीधी सी बात है भाई, अगर हम लोग यहाँ पे इंपेडेंस की बात करें, क्योंकि वोल्टेज दिया हुआ करंट दिया होता है, इंपेडेंस इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट, और हम लोग को पता है जो इंपेडेंस का एंगल होता है वही मेरा पावर फैक्टर एंगल होता है, ठीक है। तो ओवरऑल वोल्टेज मेरा कितना है 90 एंगल -50 डिवाइडेड बाय करंट कितना है 2.5 एंगल -10। तो ओवरऑल अगर आप इसका मैग्नीट्यूड देखें तो 90 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2.5, तो ये आ जाएगा 36। और एंगल की अगर बात करें तो एंगल, क्योंकि ये डिवीजन में तो ओवरऑल एंगल क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, तो -50 माइनस, और ये एंगल कितना है -10, यानी ओवरऑल क्या हो जाएगा -50, ये हो जाएगा +10, यानी ओवरऑल कितना आएगा -40 आएगा। तो एंगल हो जाएगा -40, ठीक है। ये इंपेडेंस आ गया आपका Z इक्वल टू इतना। तो जो इंपेडेंस का एंगल होता है वही आपका पावर फैक्टर एंगल होता है भाई, ठीक है। तो cos -40 करके निकाल लीजिए, आपका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। पावर फैक्टर पूछा है तो cos
-40 इक्वल टू हो जाएगा आपका 0.766। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है भाई, इसको मैं मिटा देता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। बोलता है इन द अबव क्वेश्चन व्हाट इज द फेज रिएक्टिव पावर। आपको यहाँ पे रिएक्टिव पावर बताना भाई, ठीक है, और फेज पूछा है, फेज, ठीक है, फेज। तो देखिए रिएक्टिव पावर हम लोग को पता है Q इक्वल टू VL IL साइन फाई होता है, ठीक है, और अभी VL हम लोग का दिया हुआ है 90 एंगल -50 गुना IL दिया हुआ मेरा 2.5 एंगल -10 इंटू साइन फाई का वैल्यू अभी जस्ट निकाला हम लोगों ने -40। क्लियर, तो ओवरऑल इसको डालते हैं, आ जाएगा आंसर। देखिए, और इसमें भाई मैग्नीट्यूड का मतलब होता है, मैग्नीट्यूड बस मल्टीप्लाई कर दिए साइन 40, तो ओवरऑल आ जाएगा -144 पॉइंट इतना, यानी ये आ जाएगा थर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। बोल रहा है इन द अबव क्वेश्चन 58 द फेज एपरेंट पावर पूछ रहा है भाई। ओके, तो एपरेंट पावर के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर दोनों निकालना पड़ेगा। तो रिएक्टिव पावर तो आपने निकाल लिया है ना, ये आपने निकाल रखा है रिएक्टिव पावर। अब बचा और रिएक्टिव पावर, लेकिन एपरेंट पावर पूछा ना, फेज एपरेंट पावर, ठीक है। एक्टिव पावर पहले निकालते भाई, एक्टिव पावर यानी P इक्वल टू ये हो जाएगा VL IL इंटू कॉस फाई, और कॉस फाई का वैल्यू इसमें निकाला था ऑलरेडी, कितना ये वाला था, इसको डाल देते, कॉस फाई का वैल्यू डायरेक्ट 0.766 डाल देंगे, नहीं तो कॉस्ट और एंगल -40 के ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, 90 इंटू 2.5 इंटू 0.766, ये आ जाएगा 172.35। ठीक है, ये एक्टिव पावर था, रिएक्टिव पावर था मेरा 144.6। ठीक है, ये किलोवाट था, ये मेरा VAR था। तो अब मेरे को एपरेंट पावर चाहिए, तो एपरेंट पावर क्या होता है, √P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर। ठीक है, 3 फेज और सिंगल फेज में दोनों में सेम फॉर्मूला रहता है भाई। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम लोग करें यहाँ पे 172.35 का स्क्वायर प्लस 144.6 का स्क्वायर, तो ओवरऑल आ जाएगा 224 समथिंग। ठीक है, नहीं आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भाई √3 मैंने क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया, क्योंकि फेज पूछ रहा है आपका। फेज मतलब क्या, एक लाइन और एक न्यूट्रल के बीच में, तो ये सिंगल फेज का ही एक तरीके से हुआ आपका। क्लियर हुआ, सब में फेज लगाया हुआ है, तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, आगे चलते हैं, इसको डिलीट मारते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 कहाँ है हम लोग का, यहाँ पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 देखिए क्या बोलता है, टू मेजर फेज पावर इन अ सर्किट इज 500 वॉट। ठीक है, द फेज करंट इज इतना, द फेज वोल्टेज इतना, द रिएक्टिव पावर इज, तो निकल जाएगा आपका एक्टिव पावर इक्वल टू दिया हुआ है हम लोग ऑलरेडी, फेज के लिए आपका क्या हो जाएगा VL IL cos फाई। तो एक्टिव पावर मेरा 500 वॉट दिया हुआ है, VL IL का वैल्यू दिया हुआ है, VL है 120 वोल्ट, IL है मेरा 5, तो यहाँ से आपका cos फाई, तो cos फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 120 गुना 5। तो इसको हम लोग निकालें यहाँ पे 500 डिवाइडेड बाय 120 गुना 5, ये हो जाएगा 0.833। ओके, ये cos फाई का वैल्यू है। हम लोग को फाई अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स ये हो जाएगा 0.833। तो इसका अगर हम लोग देखें cos इनवर्स 0.833, ये वैल्यू आ जाएगा फाई का 33.59। ठीक है, तो ओवरऑल आपका यहाँ पे रिएक्टिव पावर पूछा हुआ है, तो फेज के लिए पूछा गया है भाई, तो रिएक्टिव पावर इक्वल टू क्या होता है, VL IL साइन फाई। ठीक है, तो VL का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ था, IL का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 120 गुना 5 गुना साइन, और फाई की जगह क्या डालेंगे यहाँ पे, ये वाला वैल्यू 33.59। ओके, तो कैल्शियम में डाल दीजिए, आ जाएगा वैल्यू आपका 120 गुना 5 गुना साइन, ये आ जाएगा 331। ठीक है, 331 VR यानी फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, इन द अबव क्वेश्चन द लोड पावर फैक्टर, तो लोड पावर फैक्टर भी जस्ट निकाल दिया था 0.833, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, इन अ 3 फेज सर्किट द लोड पावर फैक्टर इज यूनिटी
अगर पावर फैक्टर मेरा यूनिटी है यानी cos phi इक्वल टू 1 है, इसका मतलब phi का वैल्यू 0, ठीक है, यानी वोल्टेज और करंट दोनों साथ साथ चल रहा है। द रिलेशन बिटवीन अपरेंट पावर एंड द ट्रू पावर, तो सीधी सी बात है भाई, फर्स्ट हो जाए ये, पहले से टिक कैसे हो जाता है इसमें, देखिए ये हो जाएगा, क्योंकि भाई जो मेरा अपरेंट पावर वही मेरा क्या हो जाएगा, एक्टिव पावर हो जाएगा, है ना, क्योंकि भाई यूनिटी पावर फैक्टर मतलब क्या, पूरा का पूरा जो है आपका पावर यूटिलाइज हुआ, रिएक्टिव पावर इसमें कोई है नहीं। और यूनिटी पावर फैक्टर मतलब क्या है, रेजिस्टिव लोड, रेजिस्टिव लोड में क्या होता है आपका, कोई भी मतलब पूरा पावर जो कंज्यूम होगा भाई। ओके, तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, एट 80 डिग्री द फेज आर इज 138 वोल्ट, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने आपको 3 फेज के लिए बताया था, 3 फेज आप इस तरीके से बना लीजिए। ओके, और किसी भी इंस्टेंट पे, ठीक है, तो यहाँ पे एट 80 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में मतलब किसी भी इंस्टेंट पे आप देखेंगे तो सबका जो सम होता है क्या होता है, मान लेते हैं वी आर प्लस वी बी प्लस वी सी इक्वल टू मस्ट इक्वल टू 0 होता है ना। तो ओवरऑल देखिए, और मैंने आपको एक चीज़ और बताया था आंसर पता करने के लिए फटाफट, जैसे मान लेते हैं अगर आर फेज का मेरा प्लस है तो बाकी जो मेरा बी और वाई है मेरा नेगेटिव में होता है, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए आर को इसने नेगेटिव ले लिया है, वाई का वैल्यू मेरा यहाँ पे क्या है, एक तरीके से पॉजिटिव है। तो ओवरऑल यहाँ पे मेरे को बी के लिए बताना है फेज वोल्टेज। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब वाला इक्वेशन यूज कीजिए, माइनस 138 वोल्ट प्लस 154 प्लस किसके लिए पूछा है, वी के लिए पूछा था, यहाँ पे डाल देता हूँ मैं। और फेज वोल्ट है तो बी एन लिख देंगे, मस्ट इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी ये प्लस हो जाएगा वो माइनस हो जाएगा, यानी सब्ट्रैक्शन होगा भाई ओवरऑल, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे कर लेते हैं, उधर माइनस में आएगा क्योंकि बड़ा है ना ये, तो उधर जाएगा तो माइनस, यानी -16 हो जाएगा, फोर्थ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है ना, 3 फेज सर्किट द ट्रू पावर। तो ट्रू पावर क्या होता है, कैन नॉट एक्सीड द अपरेंट पावर हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि भाई अपरेंट पावर से ज्यादा थोड़ा ना हो सकता है, कभी भी मैक्सिमम क्या हो सकता है, अपरेंट पावर और ट्रू पावर बराबर हो सकता है, लेकिन कभी भी अपरेंट पावर से अधिक नहीं हो सकता है ट्रू पावर। पावर ट्रायंगल से बेसिक वाला क्वेश्चन है, इसी सीरीज सर्किट का पूछ रहा है सब। ओके, 3 फेज से कोई लेना देना नहीं इसका। अगला देखिए बोलता है लैगिंग पावर फैक्टर कैन बी इंप्रूव्ड बाय कनेक्टिंग। तो अभी जस्ट बताया था कैपेसिटर आप लगा दीजिए पैरेलल में, और इस पे मैं एक लेक्चर दूंगा भाई कैसे कैपेसिटर लगाने से हम लोग का पावर फैक्टर इंप्रूव होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि उसके रिगार्डिंग भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो पेशेंस के साथ बस आप करते जाइए। अगला बोलता है व्हेन अ 3 फेज सिस्टम इज बैलेंस्ड द न्यूट्रल वायर करंट, तो 0 होता है। इस पे मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था, क्यों 0 होता है, क्योंकि बैलेंस लोड है तो सब करंट क्या होगा, 120 120 120 फेज शिफ्ट पे होगा, सबका सम कीजिएगा तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, 0 मिलता है, ठीक है। क्लियर हो गया, इसको आप -120 कर लो तो इसका सम कीजिएगा तो भाई 0 मिलता है, ठीक है, नो करंट। अगला बोलता है 68 नंबर, इन अ सिंगल फेज सर्किट द इंस्टेंटेनियस पावर वेरी साइनसॉइडली फ्रॉम 0 टू पीक वैल्यू एट। तो ऑलरेडी मैंने आपको इक्वेशन ड्राइव करवाया था, ट्वाइस डबल हो जाता है इसमें, ठीक है। जैसे ये था आपका जो इंस्टेंटेनियस पावर था, ये आपका था प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इनटू प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट। लैगिंग लोड अगर हम लोग लेके चलते हैं प्रैक्टिकल वाला, तो यहाँ पे ओवरऑल मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या आया था, Vm Im डिवाइडेड बाई 2 cos phi माइनस, ये मेरा एक तरीके से क्या है, ये कांस्टेंट पावर है भाई, ठीक है। cos phi का वैल्यू कुछ भी हो 0.88 समथिंग तो मल्टीप्लाई होगा, ये एक मेरे को न्यूमेरिक वैल्यू मिलेगा जो एक कांस्टेंट होगा। लेकिन इसके आगे वाला जो पार्ट था Vm Im डिवाइडेड बाई 2, ये था आपका cos 2 ओमेगा t माइनस 5, समझ रहे हैं। तो ये डबल फ्रीक्वेंसी से, क्योंकि मेरा जो वोल्टेज है वो ओमेगा t था, करंट था वो भी ओमेगा t था, लेकिन पावर जो है मेरा क्या हो गया, 2 ओमेगा t हो गया, यानी डबल फ्रीक्वेंसी से एक तरीके से क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। तो ट्वाइस द लाइन फ्रीक्वेंसी। अगला देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, ये हो गया 68 तक हो गया। अब हम लोग आते हैं आगे 69, देखिए क्या बोलता है। अगला बोलता है भाई इन अ 3 फेज सर्किट द टोटल इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस पावर पर फेज मल्टीप्लाई बाय। देखिए पर फेज का मतलब क्या हुआ, पर फेज का मतलब हो गया एक लाइन और एक न्यूट्रल के बीच में। तो एक लाइन और एक न्यूट्रल के बीच को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल फेज सर्किट बोलते हैं भाई, ठीक है। एक लाइन हो गया ये आर, ठीक है, प्लस मान लीजिए ये न्यूट्रल वायर हो गया, इसको हम नेगेटिव बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसका हम लोगों ने ऑलरेडी पावर ड्राइव किया था, क्या था पावर मेरा, ये था आपका जिसको हम लोग इंस्टेंटेनियस पावर बोल रहे थे। इंस्टेंटेनियस पावर अभी जस्ट मैंने इक्वेशन लिखा था, Vm Im डिवाइडेड बाई 2 माइनस, यहाँ पे था आपका Vm
आई एम डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस 2 ओमेगा टी माइनस फाइव, ये मेरा था एक तरीके से, है ना, जिसको हम लोग फेज पावर भी बोल सकते हैं। अब देखिए इसका जब हम लोगों ने एवरेज निकाला था, क्योंकि भाई इंस्टेंटेनियस पावर, इसका एवरेज देखना पड़ेगा अगर हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे तो, ठीक है, वैल्यू डालना, तो ओवरऑल इसका वैल्यू जीरो था क्योंकि साइनसोइडल क्वांटिटी जीरो हो गया, तो यहाँ से क्या आ गया मेरा वी एम आई एम डिवाइडेड बाय 2, इसको हम लोग, और यहाँ पे cos फाइव भी था, ठीक है, cos फाइव, और इसको मैं ओवरऑल कैसे लिख, फिर आने देते इसको, ठीक है, ये मेरा एवरेज पावर था एक तरीके से सिंगल फेज के लिए। तब देखिए क्या बोलता है, पढ़िए क्वेश्चन को, इन अ 3 फेज सर्किट द टोटल इंस्टेंटेनियस पावर, ये तो सिंगल फेज के लिए मैंने आपको बताया, ठीक है, वही अगर आप 3 फेज में आएंगे, टोटल इंस्टेंटेनियस पावर अगर आप निकालेंगे 3 फेज में, तो देखिए इसके लिए 3 फेज जब हम लोग का स्टार्ट हुआ तो पहला लेक्चर मैंने आपको दिया था भाई 28 मिनट का, जिसमें मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि जो 3 फेज का जो इंस्टेंटेनियस पावर होगा, जैसे देखिए यहाँ पे सिंगल फेज का यहाँ पे इंस्टेंटेनियस पावर दिया हुआ है, ओके। अब क्योंकि ऐसा मेरा 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे सब में, भाई देखिए ना, ये मेरा हो गया आर फेज के लिए पावर, इंस्टेंटेनियस पावर, ये 0 पे रखा हुआ है, ये -120 पे रखा है, ये -240 पे रखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि सब में क्या हो जाएगा 120 का फेज शिफ्ट आ जाएगा, और सबको फिर हम लोगों ने जोड़ दिया था, तो मेरा आ गया यहाँ पे 3 VPH IPH cos फाइव, और इनका जो वैल्यू था ये ओवरऑल क्या है, ये 0 पे है, ये -120 पे है, -240, तो सबका वैल्यू 0 हो जाएगा, है ना, सम कीजिएगा तो ओवरऑल मेरा बचेगा क्या, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यही बचेगा, ठीक है, 3 VPH IPH cos फाइव। क्लियर हो रहा है? अब देखिए यहां पे लिखता हूं मैं, सिंगल फेज का भाई जो मेरा इंस्टेंटेनियस पावर आया, और उसको मैंने जो एवरेज लेकर के निकाला है, तो क्या आया है वी एम आई एम डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉस फाइव, ये सिंगल फेज के लिए, ठीक है। अगर हम लोग 3 फेज में आएंगे तो 3 फेज का भी उसी तरीके से यहाँ पे जो इक्वेशन लिखा हुआ ना, इसका जब आप एवरेज लिखिएगा ओवरऑल, तो क्या हो जाएगा, ये भी आ जाएगा, फिर ये सिंगल फेज में अगर चल रहा है तो 3 फेज में तो क्या है, 3 है, यानी ओवरऑल क्या है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अगर हम लोग इंस्टेंटेनियस पावर निकाल के एवरेज निकाले ओवरऑल, तो क्या हो जाएगा 3 फेज के लिए, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, वी एम आई एम cos फाइव वैसे का वैसे ही रहेगा, डिवाइडेड बाय 2 वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 2 और 3 को, तो क्या हो जाएगा, ये आपका 1.5 वी एम आई एम cos फाइव हो जाएगा। क्लियर हुआ? समझिए भाई, ये सिंगल फेज के लिए था आपका ये वी एम आई एम डिवाइडेड बाय 2 cos फाइव, ओके। और इसमें अगर आप देखेंगे, और देखिए इसको और बेटर तरीके से अगर मैं समझाऊं, इंस्टेंटेनियस पावर के रूप में ही दिखाता हूं, एवरेज नहीं लेते हैं इसको, फिर से पूरा इक्वेशन लिखना पड़ेगा भाई। क्या था ये, कैसे हम लोगों ने डिराइव किया था, वी एम आई एम डिवाइडेड बाई 2 कॉमन लिया हुआ था, यहाँ पे आया था मेरा cos फाइव, यहाँ पे था आपका माइनस cos 2 ओमेगा टी माइनस फाइव, भाई यही तो है ना, कहाँ गया हम लोग का, यही तो है, कॉमन ले लीजिए, ये आपका मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए आपका, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं, ये 2 जो था इसको हटा करके क्या कर दिया, आरएमएस में चेंज कर दिया था, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे 2 कंसिडर कर रहा हूँ, इसलिए मैं वी एम आई एम लिख रहा हूँ। क्लियर हुआ? यहाँ पे आपका ये 2 नहीं कंसिडर किया गया, इसलिए इसको क्या कर दिया, आरएमएस वैल्यू में एक तरीके से चेंज किया, जिसको फेज वोल्टेज और फेज करंट बोल रहा है। क्लियर? तो कंफ्यूज मत होइएगा भाई, ठीक है, इसमें मैंने मैक्सिमम वैल्यू लेकर के चला, वो आपका फेज में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए यहाँ से 2 को गायब कर दिया इसने, तो ये मेरा एक तरीके से सिंगल फेज के लिए था, ठीक है, ये सिंगल फेज के लिए था आपका इंस्टेंटेनियस पावर। 3 फेज की अगर बात करें तो 3 फेज के लिए क्या हो जाएगा, सेम इक्वेशन होगा, लेकिन आगे में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, और ओवरऑल क्या आ जाएगा आपका, तो ऐसे कि ना वी एम आई एम डिवाइडेड बाई 2, और ब्रैकेट में आपको ऐसे वैसे cos फाइव माइनस cos 2 ओमेगा टी माइनस फाइव, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ओवरऑल कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा, ठीक है। मतलब 1.5 का वैल्यू कैसे आ रहा है इसको समझिए ना, आगे में और भी होगा जो कि आपका 120 पे फेज शिफ्ट होगा। जैसे देखिए, और ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे समझिए, फिर इसको फेज वोल्टेज मत चेंज कीजिए, ठीक है, इसको आप लिखिए ऐसे ही, इसको भाई ऐसे ही लिखिए आप, इसको m कीजिए, इसको भी m कीजिए, लेकिन डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, इसको भी 2 से, ठीक है, इसको भी 2 से। क्लियर हो गया? अब दोनों सबको जोड़िएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, इसको कीजिए वी एम आई एम डिवाइडेड बाई 2, ओके। ओवरऑल बाकी जो है ब्रैकेट में, बाकी जो ब्रैकेट में आगे उधर वाला वैसे का वैसे ही रहेगा, ओके। ये हो गया m, ये हो गया m डिवाइडेड बाई 2, तो ओवरऑल इसको कीजिए तो क्या हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, ठीक है, वी एम आई एम cos फाइव, यानी समझिए आप क्या बोल रहा हूँ। अब क्वेश्चन को यहाँ पे समझिए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे,
क्लियर हुआ? तो देखिए क्या बोलता है, इन अ 3 फेज सर्किट द टोटल इंस्टेंटेनियस पावर, टोटल बोल रहा है, इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस पावर पर फेज। पर फेज मतलब क्या, सिंगल फेज की बात हो रही है, ठीक है। तो सिंगल फेज का जो भी पावर होगा उसको अगर हम लोग 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे को टोटल इंस्टेंटेनियस पावर 3 फेज के लिए दे देगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, इन द 2 वाटमीटर मेथड of a 3-phase power measurement the load is resistive, the reading of the wattmeter W1 and W2 will be। तो देखिए रेजिस्टिव लोड है, इसका मतलब क्या हुआ, फाई का वैल्यू 0, यानी cos फाई मेरा क्या हो जाएगा 1। ओके, क्लियर हो रहा है? अब देखिए हम लोग को ऑलरेडी पता है W1 और W2 का रीडिंग क्या होता है, VL IL cos 30 प्लस फाई होता है, तो ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, VL IL cos 30 माइनस, तो फाई का वैल्यू यहाँ पे 0 होती है, 0, यानी ओवरऑल दोनों वैल्यू बराबर और पॉजिटिव रीड देगा, तो दोनों वैल्यू बराबर हो जाएगा। ठीक है, W1 इक्वल टू W2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, और ये सब कॉन्सेप्चुअल है भाई, कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया ना, इतना लंबा लंबा मैंने लेक्चर दिया भाई सब चीज़ के लिए। अगर आप YouTube पे जाकर सर्च करेंगे ना 2 वाटमीटर मेथड, 3 वाटमीटर मेथड का, तो आपको नामो निशान नहीं मिलेगा। 2 वाटमीटर मेथड पे मैंने करीब 1.5 घंटे का लेक्चर दिया है, और उसको समझाने से पहले मैंने आपको सिंगल फेज में जाकर के पूरा का पूरा डीपली एक्सप्लेन किया है, तब जाके आपको 2 वाटमीटर मेथड एक तरीके से क्लियर हुआ होगा। अब YouTube पे जाके आप लिखे 2 वाटमीटर मेथड, आपको 10 मिनट का लेक्चर मिलेगा, 15 मिनट का लेक्चर मिलेगा, आधे घंटे का लेक्चर मिलेगा। बताइए उतना लंबा लंबा जो सेशन मैंने डाला है, और ये जो आपको ऑलरेडी अवेलेबल किया गया है चैनल पे 10 मिनट का फिर 20 मिनट का, उसमें आप डिफरेंस समझ सकते हैं। ओके, कितना ज़्यादा एक तरीके से डिफरेंस हुआ था। तो भाई शॉर्टकट में मत जाइए आप, ठीक है, चीज़ों का समझिए, लंबे समय तक दिमाग में रहेगा। अब देखिए क्या बोलता है, इस फिगर को इसने रेफर किया है, बोलता है W1 रीड्स कितना है 1220। ओके, अगला बोलता है W2 860, बोलता है व्हाट इज द पावर ऑफ द लोड। तो ओवरऑल देखिए दोनों ऐड कर दीजिए, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा 1200, और इधर है आपका 860, ठीक है, तो 2080 हो जाएगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। और इसमें अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोग को करंट कॉइल लगाना है, इसमें मेरा पोटेंशियल कॉइल लग जाएगा। इसमें अगर देखें ये है मेरा करंट कॉइल और ये है मेरा पोटेंशियल कॉइल, देख रहे हैं यहाँ पे V लिखा हुआ, मतलब पोटेंशियल कॉइल, एमीटर मतलब यहाँ पे मेरा करंट कॉइल। इधर देखिए क्या लिखा हुआ है, इधर मेरा है 3 फेज सोर्स, यानी इधर जनरेटर, यानी इधर से करंट जा रहा होगा, ठीक है, और इधर मेरा लोड। तो ये करंट आपको नाप के दे देगा, ये वाला आपका करंट नाप के इसके क्रॉस वोल्टेज नाप के दे देगा। ठीक है, क्लियर हो गया। और वाई वाला जो है आपका यहाँ पे कॉमन पॉइंट लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और एक चीज़ देखिए इसमें, अगर हम लोग पोटेंशियल कॉइल के करंट की बात करें, ठीक है, तो इसका हायर पोटेंशियल है तो यहाँ से पॉजिटिव से इधर जाएगा। ठीक है, इसमें भी देखिए हायर पोटेंशियल है तो ये इस तरीके से जाएगा। क्लियर हो गया, यानी दोनों में आपका करंट का डायरेक्शन इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, देखिए क्या बोलता है, बोलता है इसके लिए अगेन फिगर दिया हुआ है, W1 जो मेरा इंडिकेट कर रहा है कितना है 600 वाट, W1 600 वाट, W2 1040। तो यहाँ पे आपको टोटल पावर बताना है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम लोग कनेक्शन की बात करें तो देखिए कनेक्शन रिवर्स किया है पहले वाले से अगर कंपेयर करें तो इसमें तो करंट कॉइल है, ये बिल्कुल सही मेजर करेगा, ये भी आपका बिल्कुल सही से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे करंट कॉइल जोड़ देते हैं। लेकिन इसमें देखिए पहले वाले केस में करंट इधर की तरफ जा रहा था, ठीक है, लेकिन इसमें देखिए करंट आपका चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे पोलैरिटी रिवर्स करके डाला गया। ये मेरा हायर पोटेंशियल था तो ये इस तरीके से चलेगा करंट, लेकिन ये इस कॉइल के अंदर क्या हो रहा है, ऐसे इधर से घूम के आ रहा है, समझ रहे बात को, यानी यहाँ पे डायरेक्शन का इस डायरेक्शन में हो गया। तो ओवरऑल क्या ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि यहाँ पे डाउन स्केल रीडिंग मिल रहा होगा और उस डाउन स्केल को फिर से अपस्केल लाने के लिए आपने क्या किया, यहाँ पे पोटेंशियल कॉइल को एक तरीके से इंटरचेंज किया है कनेक्शन को। तो ओवरऑल यहाँ पे आपका जो रीडिंग मिलेगा वो उसको नेगेटिव लेकर के चलना पड़ेगा, यानी W2 को मुझे क्या लेके चलना पड़ेगा, माइनस लेके चलना पड़ेगा। क्लियर। तो अब हम लोग यहाँ पे अलजेब्रिक सम करते हैं W1 प्लस W2, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, W1 की जगह 600 डाल देंगे प्लस W2 क्या है मेरा माइनस 1040 है, तो ओवरऑल इसमें सब्ट्रैक्शन होगा, तो सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा आपका 440। क्लियर। इस तरीके से भाई आपको दिमाग लगाना है। ओके, कनेक्शन आप देख लीजिए, सेम फिगर को आप याद कीजिएगा, बुक में यही छाप दे, सॉरी एग्जाम में पूरा यही छापेगा आपका हूबहू। अगला देखिए क्या बोलता है, द इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ अ बैलेंस 3 फेज लोड इज 2000 वाट। ठीक है, इंस्टेंटेनियस पावर दिया हुआ है, व्हेन R इज एट इट्स पीक वोल्टेज, व्हाट विल बी द इंस्टेंटेनियस पावर बी एट 30 डिग्री लेटर। तो 3 फेज में मैंने आपको सबसे बेस्ट बताया था प्रूफ करके कि 3 फेज में भाई
आपका अगर यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, ये ना आपका इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ 3 फेज लोड, इसका जब आपने कैलकुलेशन किया भाई, तो ओवरऑल जो ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म्स था यहां से लेके यहां तक ये पूरा जीरो हो गया, तो बचा क्या सिर्फ और सिर्फ ये, और इसको फिर फेज वोल्टेज से लाइन वोल्टेज में कन्वर्ट कर ये लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है। यानी इंस्टेंटेनियस पावर का ओवरऑल डिराइव करते करते हम लोगों ने यहाँ पे ले आया। तो ये जो मेरा पावर है भाई, इंस्टेंटेनियस पावर जो बोल रहे हैं, ये कांस्टेंट पावर है, ठीक है। कांस्टेंट कहने का मतलब क्या, आप किसी भी इंस्टेंट पे ले लीजिए, 10 डिग्री पे, 20 डिग्री पे, 40 डिग्री पे, हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट ही रहेगा। ओके, तो आपका जो वॉट मीटर रीड करके दे रहा है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं इंस्टेंटेनियस पावर है, बैलेंस लोड भी होना चाहिए, तभी तो तीनों फेज होगा, 120 120 120 के फेज शिफ्ट पे होगा वोल्टेज और करंट के बीच में। ओके, तो बोल रहा है इंस्टेंटेनियस पावर जो है आपका 2000 वॉट। कब, जब यहाँ पे आर जो है पीक वैल्यू पे, ठीक है। अब बोलता है 30 डिग्री के बाद क्या होता है, उस समय भी आपका 2000 वॉट ही होगा। समझ गए भाई, कांस्टेंट पावर का मतलब क्या, आप किसी भी एंगल पे देखिए आपको 2000 वॉट ही मिलेगा देखने को। ओके, तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं कांस्टेंट पावर मिलता है हम लोग को 3 फेज में। अब हम लोग आगे आते हैं, ऊपर अब कुछ बचा नहीं, अब हम लोग आते हैं यहां से 74, और ये लास्ट पेज है आपका, खत्म हो जाएगा आज 80 तक। देखिए इसका आंसर हो जाएगा भाई 2000 वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बोलता है, एन एसी वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन सीरीज विद द कॉइल ऑफ अ करेक्टली। देखिए वोल्ट मीटर को सीरीज में डाल रखा है यहाँ पे, यानी कनेक्शन गलत है। वोल्ट मीटर का ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन बताया था, इसमें बहुत ही हाई रेजिस्टेंस होता है एक तरीके से। ओके, तो हाई रेजिस्टेंस होगा तो ओवरऑल जैसे देखिए, एन एसी वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन अ सीरीज विद द कॉइल ऑफ अ करेक्टली फेज डेल्टा कनेक्टेड सोर्स शुड इंडिकेट, तो जीरो, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस इतना ज्यादा हो गया, तो ओवरऑल आप यहाँ पे जो भाई आई इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस एक तरीके से इनफिनाइट, मतलब बहुत हाई होता है, तो ओवरऑल करंट क्या हो जाएगा एक तरीके से, और लोड का भी यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो उस बेसिस पे आपका करंट एक तरीके से जीरो हो जाएगा। ओके, और करंट अगर जीरो हो गया तो सीधी सी बात है आपका वोल्ट मीटर, क्योंकि भाई इसको कैसे समझाऊं, इस चीज को समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर सीरीज में डालेंगे तो देखिए यहाँ पे डेल्टा है ना, तो इस तरीके से दिखा देता हूं, RL और डेल्टा में मैंने आपको बताया था भाई, आपका एक का एंड एक का स्टार्टिंग होता है इस तरीके से। ओके, यानी ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। इसको बाहर निकाल लीजिए, RYB, तो यहाँ पे किसी एक फेज में बोल रहा है ना, करेक्टली फेज्ड डेल्टा कनेक्टेड सोर्स, ठीक है ना, जीरो ही होगा भाई। ओके, इसमें ज़्यादा दिमाग लाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कनेक्शन गलत है। अब आगे देखिए आगे क्या बोल रहा है, बोलता है इन अ सिंगल सर्किट अ वॉट मीटर इंडिकेट्स 200 वॉट, ठीक है। द सर्किट करंट इज 3 एम्पियर एंड द सर्किट वोल्टेज, नाउ व्हाट इज द रिएक्टिव पावर। तो अगेन वही है, अ सिंगल सर्किट वॉट मीटर इंडिकेट्स 200 वॉट। ओके, तो देखिए पावर इक्वल टू VI cos फाई होता है, पावर दिया आपका 200 वॉट, वोल्टेज दिया हमारा 115, करंट दिया हमारा 3, तो यहाँ से हम लोग cos फाई का वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, तो cos फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 200 डिवाइडेड बाई 115 गुना 3, तो इसका वैल्यू निकालते हैं कैलसी में। 200 डिवाइडेड बाई 115 गुना 3, ये आ जाएगा आपका 0.579, ठीक है। लेकिन आपका वहाँ पे क्या रिएक्टिव पावर पूछा, तो सीधी से आपको फाई का वैल्यू चाहिए, क्योंकि साइन मेरे को निकालना, साइन फाई डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 0.579, ये आ जाएगा 54.61, ठीक है। अब हम लोग रिएक्टिव पावर डाल देते हैं, वोल्टेज का वैल्यू 115 था, करंट का वैल्यू 3 था, और यहाँ पे साइन और फाई की जगह डालेंगे 54.61। ओके, तो इसको हम लोग करते हैं, ये आ जाएगा 281। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, बोलते हैं क्वेश्चन व्हाट इज द लोड पावर फैक्टर। तो अभी जस्ट निकाला लोड पावर फैक्टर, ये था आपका 0.579, 0.579 है, इसको 58 मान सकते हैं हम लोग, फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है,
फॉर मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट द पावर फैक्टर शुड बी, तो यूनिटी होना चाहिए, यूनिटी, क्योंकि आपका अपरेंट पावर यानी जो भी आपका रेटिंग है जनरेटर का केवीए में वो पूरा पूरा क्या हो जा रहा है एक तरीके से किलोवाट में एक तरीके से आपको प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अगला देखिए क्या बोलता है व्हाट मीटर यूजेस, तो ऑलरेडी बताया था इलेक्ट्रोडायनामो टाइप इंस्ट्रूमेंट है ना। अगला देखिए क्या बोलता है अ बैलेंस 3 फेज सिस्टम द फेज इज इतना एंड द फेज करंट इज ना द लोड पावर फैक्टर, तो इम्पीडेंस निकाल लीजिए, इम्पीडेंस का जो एंगल होगा वही मेरा पावर फैक्टर एंगल हो जाएगा, cos फाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट होता है, वोल्टेज है मेरा यहाँ पे 200 एंगल 30 और करंट है मेरा 8 एंगल माइनस 120। ठीक है, तो ओवरऑल मेरे को इम्पीडेंस का ये मैग्नीट्यूड दे देगा 200 डिवाइडेड बाय 8, ये आ जाएगा 25, और एंगल की अगर बात करें तो डिवीजन है तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस 20, यानी ओवरऑल क्या हो जाएगा प्लस में यानी 50 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा फाई का वैल्यू आ गया यहाँ से 50, क्योंकि जो इम्पीडेंस का एंगल होता है वही मेरा पावर फैक्टर एंगल होता है। आपको पूछा लोड पावर फैक्टर, तो cos 50 आप निकाल लीजिए, क्योंकि फाई का वैल्यू भी 50 मैंने निकाला है। ठीक है, तो cos 50 इक्वल टू हो जाएगा आपका 0.64 और लैगिंग। ठीक है, यही ऑप्शन ही है लास्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्या बोलता है, और इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं लैगिंग की हुआ, तो आप वोल्टेज और करंट को इंडिकेट कर दीजिए। वोल्टेज एंगल कितने पे है आपका 30 पे। ठीक है, ये एक्स एक्सिस दिखा दिया, वाई एक्सिस हो गया, यहाँ पे मेरा है वोल्टेज एंगल 30 पे। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव है तो इस तरीके से लेंगे। करंट को देखिए -20 यानी ऐसे दिखाया है। ठीक है, ये 8 एंगल -20 हो जाएगा, ये -20 है। तो ओवरऑल हम लोग को लीड लैग इस डायरेक्शन में देखना होता है, तो वोल्टेज लीड कर रहा है, करंट लैग कर रहा है, इसका मतलब क्या इंडक्टिव लोड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बोल रहा है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, और व्हाट इज द फेज रिलेशनशिप बिटवीन द लाइन करंट इन अ डेल्टा। ठीक है, क्या बोल रहा है व्हाट इज द फेज रिलेशनशिप बिटवीन लाइन करंट इन अ डेल्टा। ठीक है, तो फेज रिलेशनशिप, व्हाट इज द फेज रिलेशनशिप बिटवीन द लाइन करंट इन अ डेल्टा। ठीक है, यानी लाइन टू लाइन करंट के बारे में पूछ रहा है भाई। ठीक है, अगर लाइन टू फेज करंट पूछता तो आपका 30 डिग्री होता है इसमें। ठीक है, और 30 डिग्री लैग करता है। देखिए मैंने आपको बताया था स्टार कनेक्टेड सिस्टम में हम लोग का जो वोल्टेज था ये एक तरीके से √3 टाइम्स फेज वोल्टेज के बराबर था। सही बात है, और यहाँ पे हमने देखा था जो मेरा लाइन वोल्टेज था ये क्या कर रहा है, लीड करता था किससे, वीपीएस से बाय 30 डिग्री। क्लियर हुआ, 30 डिग्री। वही अगर हम लोग डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम में आएंगे तो यहाँ पे मेरा क्या था, जो करंट था मेरा लाइन करंट, ये क्या था √3 टाइम्स फेज करंट के बराबर था। और यहाँ पे क्या था, ये लाइन करंट जो है इस फेज करंट से 30 डिग्री लैग करता था। ठीक है, लाइन करंट और फेज करंट का बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे पूछा लाइन करंट के बीच का रिलेशन। तो बैलेंस सिस्टम में क्या होता है 120 के बीच में इनके फेज शिफ्टिंग चलता है। ओके, लाइन करंट पूछा भाई, लाइन टू लाइन करंट। ठीक है, लाइन टू फेज नहीं पूछ रहा है यहाँ पे। अगला देखिए क्वेश्चन 81 भी कर ही लेते हैं, क्या बोलता है ये, इन अ डेल्टा कनेक्टेड ईच इज इतना द फेज पावर। देखिए भाई वही क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, आपका यहाँ पे इम्पीडेंस दिया हुआ। ठीक है, 15 एंगल -20 डिग्री। ठीक है, बोलता है द फेज करंट इतना, व्हाट इज द लोड पावर फैक्टर। तो कुछ करना मतलब जो इम्पीडेंस का एंगल होता है वही मेरा क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर एंगल हो जाएगा, है ना। अब ओवरऑल आप कर लीजिए, cos 20 कीजिएगा तो ओवरऑल कितना आ जाएगा आपका 0.93 यानी 0.94 आप मान सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए भाई इतना ही रहने देते हैं, काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया होगा। ओके, तो 80 तक हो गया, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे।